गुजरात में बड़े पैमाने पर ऐसी हिंसा हुई जिसने समाज पर बहुत गहरे घाव छोड़ दिए। ये हमारे आधुनिक इतिहास का एक बेहद संवेदनशील और चर्चित अध्याय है। इस एक्सप्लेनर में हम बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल आधिकारिक रिपोर्टों और डेटा का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान वास्तव में क्या हुआ था। 2002 के गुजरात दंगे भारत के इतिहास की सबसे अधिक चर्चा वाली घटनाओं में से एक हैं। लेकिन असल में हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अलग-अलग आयोगों और जांच एजेंसियों ने अपने-अपने तरीके से खोजने की कोशिश की है। तो चलिए आधिकारिक स्रोतों के जरिए घटनाओं के इस पूरे क्रम को विस्तार से समझते हैं। चीजों को साफ तौर पर समझने के लिए हम इस पूरे घटनाक्रम को आधिकारिक जांचों के आधार पर देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे गोधरा की घटना से, फिर देखेंगे उसके बाद की अशांति, अलग अलग आरोप और जांचें, कानूनी नतीजे और अंत में इसके दूरगामी प्रभाव। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जहां से ये सब शुरू हुआ, गोधरा की घटना। अगर हम 27 फरवरी 2002 की सुबह के टाइमलाइन पर नजर डालें तो साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ विवाद हुआ और फिर कुछ ही देर बाद सुबह करीब 7:58 पर ट्रेन को रोका गया और उसके S6 कोच में आग लग गई। कंसर्न्ड सिटीजन्स ट्रिब्यूनल और दूसरी आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक इस आग में 58 से 59 यात्रियों की बेहद दुखद मौत हो गई। जाहिर है ये एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। अब देखते हैं कि इस घटना के तुरंत बाद क्या हुआ और कैसे पूरे गुजरात में अशांति फैली। रिपोर्ट्स के अनुसार गोधरा की घटना के बाद पहले 72 घंटों के भीतर ही गुजरात के कई हिस्सों में तेजी से हिंसा भड़क उठी। अहमदाबाद, वडोदरा और पंचमहल जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा दर्ज की गई। गुलबर्ग सोसाइटी, नारोदा पाटिया और बेस्ट बेकरी जैसी जगहों पर बहुत गंभीर घटनाएं हुईं। स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी कि व्यवस्था बहाल करने के लिए अधिकारियों को तुरंत सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। इस हिंसा की मानवीय कीमत कितनी बड़ी थी, ये हम इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। साल 2005 में संसद में पेश किए गए आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसा में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू नागरिक मारे गए। 230 लोग लापता बताए गए और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये नंबर्स वाकई उस भयंकर त्रासदी की गवाही देते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने अपनी रिपोर्ट में संभावित खुफिया विफलता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुजरात में तो 1969 से ही सांप्रदायिक तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। ये दस्तावेज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एजेंसियों ने पूर्व चेतावनी संकेतों को ठीक से नहीं समझा था। लेकिन स्थिति तब और भी जटिल हो गई जब घटनाओं के बाद कई आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और सच्चाई का पता लगाने के लिए कई जांच आयोग बनाए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स को देखें, जैसे कि NHRC का ये दस्तावेज, तो इसमें सवाल उठाया गया था कि क्या राज्य ने हिंसा का सही तरीके से अनुमान लगाया था, क्योंकि गोधरा की घटना को कुछ हलकों में पूर्व नियोजित माना जा रहा था, जिससे स्थिति से निपटने की प्रशासनिक तैयारियों पर स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े हुए। देखिए, अलग अलग जांचों ने समय के साथ कितने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। एक तरफ नानावती आयोग था जिसका निष्कर्ष था कि गोधरा ट्रेन अग्निकांड एक पूर्व नियोजित साजिश थी और उन्होंने बाद के दंगों के संबंध में राज्य के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। वहीं दूसरी ओर UC बनर्जी समिति ने अपनी जांच में कहा कि ट्रेन में आग महज एक दुर्घटना थी। लेकिन यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने इस बनर्जी समिति को ही अवैध करार दे दिया था। इन घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी नजर रखे हुए थे। उदाहरण के तौर पर UK सरकार की एक प्रतिबंधित रिपोर्ट, जिसका खुलासा BBC की एक डॉक्यूमेंट्री में हुआ था, उसमें कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट में राज्य की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए इसे हिंसा का एक व्यवस्थित अभियान तक कहा गया था। यहां हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता और NGO लगातार ये दावा कर रहे थे कि हिंसा सुनियोजित थी, लेकिन दूसरी तरफ आधिकारिक कानूनी निष्कर्ष इसके बिल्कुल उलट थे। नानावती आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में साफ किया कि उन्हें राज्य सरकार या किसी संगठन की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने इन दंगों को गोधरा की घटना पर भड़के स्वतःस्फूर्त क्रोध का नतीजा बताया। स्थानीय जांचों को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच NHRC ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह सिफारिश की कि गोधरा और बेस्ट बेकरी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों को CBI को सौंप दिया जाए। और इतना ही नहीं,
उन पर विशेष अदालतों में मुकदमा चले ताकि न्याय प्रक्रिया में लोगों का पूरा भरोसा बना रहे। अब बढ़ते हैं कानूनी नतीजों की तरफ कि आखिर इतने लंबे समय तक अदालतों में इन जटिल मामलों पर क्या कार्रवाई हुई। चलिए देखते हैं कि समय के साथ कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। 2002 की घटनाओं के कई साल बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और दंगा मामलों की तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का आदेश दिया। इसका असर ये हुआ कि 2011 में गोधरा केन मामले में पहली बार बड़ी दोष सिद्धि हुई और 2012 तक दीपड़ा दरवाजा जैसे अन्य मामलों में भी फैसले आने लगे थे। अगर हम 2011 के गोधरा ट्रेन मामले के फैसले के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो अदालत ने 31 लोगों को दोषी करार दिया। वहीं सबूतों के अभाव में 63 लोगों को बरी कर दिया गया। ये हमारी न्याय प्रणाली के काम करने का एक स्पष्ट उदाहरण है। और सिर्फ गोधरा ही नहीं, कई और हाई प्रोफाइल मामलों में भी सख्त कानूनी कार्रवाई हुई। दीपड़ा दरवाजा हत्याकांड में 21 लोगों को दोषी ठहराया गया। यहां तक कि एक बड़े दंगा मामले में एक पूर्व राज्य मंत्री को भी सजा हुई। हालांकि इन फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपीलों का दौर और सजा में बदलाव का सिलसिला 1 दशक से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। तो अंत में आइए समझते हैं इन घटनाओं के दूरगामी प्रभाव को कि मैक्रो लेवल पर इसके क्या परिणाम हुए। 2002 की इन घटनाओं ने सिर्फ जानें ही नहीं ली, बल्कि समाज में विश्वास को तोड़ा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बहुत गहरा कर दिया। मीडिया की भूमिका भी गहन जांच के दायरे में आई कि क्या उन्होंने सिर्फ खबरें दिखाईं या उनकी रिपोर्टिंग ने अनजाने में हिंसा को भी भड़काया। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इन घटनाओं ने लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक बदलावों की नींव रखी और न्याय, जवाबदेही तथा ऐतिहासिक स्मृति पर एक ऐसी राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी जो आज भी जारी है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। एनएचआरसी के इस दस्तावेज में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने बताया कि कैसे वो इलाके जो पारंपरिक रूप से बिल्कुल शांत थे और जहां पहले कभी हिंसा नहीं हुई थी, वे भी इन दंगों की चपेट में आ गए थे। इससे साफ पता चलता है कि सामाजिक ताने बाने पर इसका असर कितना गहरा और अप्रत्याशित था। 2002 की घटनाओं पर आज भी चर्चा होती है, न केवल इसलिए कि तब क्या हुआ था, बल्कि इसलिए कि आने वाले समाज के लिए उनका क्या अर्थ है। ये घटनाएं हमें सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुक प्रकृति की याद दिलाती हैं। आधिकारिक जांचों और अदालती कार्यवाहियों ने न्याय देने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन जाते जाते एक सवाल जो हमें जरूर सोचना चाहिए, क्या इतिहास के वे सबक वास्तव में सीखे गए हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।